हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को, जिसे 1991 के न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज़ के अंदर इंडियन इकोनॉमी में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अडॉप्ट किया गया था। हम लोगों ने ये पढ़ा कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है, जिसके अंदर हम लोगों ने ये डिस्कस किया है हमारे लास्ट क्लास में कि ग्लोबलाइजेशन एक ऐसी पॉलिसी थी जो कि लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी का कंक्लूजन था, या फिर आप कह सकते हैं कि लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी का आउटकम के रूप में ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया गया इंडियन इकोनॉमी में, जिसके तहत इंडिया की इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमीज़ के साथ जोड़ने की कोशिश की गई और इसमें इंडियन इकोनॉमी को विद द अदर कंट्रीज़ इंटरैक्ट कराया गया इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, आउटसोर्सिंग, नॉलेज, आइडियाज़, ETC। हम लोगों ने ये बात किया फिर कि ग्लोबलाइजेशन के इम्पोर्टेंस क्या क्या है एंड ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी के तहत इंडियन इकोनॉमी में गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन से इम्पॉर्टेंट स्टेप्स फॉलो किए गए। हम लोगों ने शॉर्ट में हर एक स्टेप्स जो कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर लिए गए उनको डिस्कस किया था। आज के क्लास में हम उन्हीं स्टेप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, मतलब वो महत्वपूर्ण कदम जो उठाए गए ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी के तहत इंडियन इकोनॉमी में क्या थे वो उसको हम जान चुके हैं। आज जानेंगे कि उन पॉलिसीज़ के अंदर या उन स्टेप्स के अंदर गवर्नमेंट ने किस तरह से इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबलाइज करने की कोशिश करी या दूसरे इकोनॉमीज़ के साथ इंटरैक्ट कराया। तो चलिए शुरू करते हैं और हम बात कर रहे हैं मेजर्स अडॉप्टेड या अंडरटेकन measures undertaken under globalization। वो सारे महत्वपूर्ण कदम जो ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी के अंदर लिए गए, उनमें से पहला पॉइंट था राइज इन इक्विटी लिमिट पार्टिसिपेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर्स। जो सबसे पहला स्टेप था वो था कि जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स थे विदेशी निवेश की जो सीमा थी भारतीय अर्थव्यवस्था में बिफोर 1991, उस सीमा को बढ़ा दिया गया। बिफोर 1991 लिमिट बहुत कम था, जिसको आफ्टर 1991 या आप समझें कि ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी के तहत उस लिमिट में इंक्रीमेंट किया गया, ताकि जो विदेशी निवेशक हैं यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स जितने भी हैं, उनके द्वारा इंडियन इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट किया जा सके। बिफोर 1991 इंडिया में ये जो लिमिट था ये काफ़ी कम था। अकॉर्डिंग टू दैट जो इंडियन इकोनॉमी थी उसमें लोगों का जो कंट्रीब्यूशन था वो काफ़ी कम हुआ करता था और रिस्ट्रिक्टेड हुआ करता था, और लिमिट जो है वो काफ़ी कम था। धीरे धीरे उस लिमिट को इंक्रीज़ भी किया गया था और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में अलाउड था बिफोर 1991
दैट लिमिट वॉज 40%। मतलब किसी भी कंपनी में जो भी इन्वेस्टमेंट होगा तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट जो होगा उसका शेयर एज कंपेयर टू फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रखा गया था। डोमेस्टिक फॉरेन इन्वेस्टमेंट कितना अलाउड था? 40%। और डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट फिर कितना हो गया? 60%। बिकॉज अगर हम शेयर की बात करें तो टोटल 100% का अगर इन्वेस्टमेंट हो रहा है तो इसमें से रेशियो कुछ इस तरह का था कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा rather देन द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और इसी लिमिट को ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी के तहत इंक्रीज कर दिया गया और इस 40% को बढ़ा करके कर दिया गया 51%। ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी में इस लिमिट को 40% से इंक्रीज करके 51% कर दिया गया। अप्रूवल जो है वो सैंक्शन कर दिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। और क्योंकि 100% में से 51% वॉज अलाउड फॉर द फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सो द रेस्ट इन्वेस्टमेंट जो होगा 49% का वो किसके द्वारा किया जा सकेगा? तो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स, मतलब घरेलू देश के अंदर के जो लोग हैं। तो ये लिमिट जो कि पहले डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की तुलना में कम हुआ करता था, उसे ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी के तहत रिलैक्स्ड करते हुए, इंक्रीज करते हुए 40 से बढ़ा करके कर दिया गया 51%, ताकि इंडियन इकोनॉमी जो है वो ग्लोबल लेवल पर एक्सपैंड हो सके और उसके लिमिट्स जो हैं वो इंक्रीज हो सके। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप जो कि ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी में लिया गया। इसी तरह से सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप के तहत ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी में डीवैल्यूएशन कर दिया गया था रुपीस का। डीवैल्यूएशन ऑफ रुपीस। इंडियन करेंसी जो कि रुपया है, 1991 के एंड पर आते आते जो इंडियन इकोनॉमी का बैलेंस ऑफ पेमेंट का सिचुएशन था वो काफ़ी एडवर्स होता चला गया और उसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो उसमें हमारी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कमी देखी गई, जिसकी वजह से इंडिया का जो आउटफ्लो था वो ज़्यादा हो गया एज़ कंपेयर टू इनफ्लो। हम लोगों ने डिस्कस किया है, पढ़ा है, और मैंने आपको बताया था कॉजेज़ में जब हम लोगों ने पढ़ा कि रिफॉर्म क्यों किया गया, तो एट द एंड ऑफ 1991 हुआ ये कि इंडियन इकोनॉमी का जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बीओपी, इसकी हालत खराब हो गई और ये क्या हो गया? तो ये एडवर्स हो गया। एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कि जो आउटफ्लो है, आपके देश का जो पैसा है वो ज़्यादा जा रहा है विदेशों में, और जो इनफ्लो है मतलब आपके कंट्री में जो पैसों की इंक्रीमेंट हो रही है या जो आ रहे हैं पैसे वो कम आ रहे हैं और जो पैसे जा रहे हैं वो ज़्यादा जा रहे हैं। इस स्थिति को हम एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। अब यहाँ पे इस सिचुएशन से इकोनॉमी को बाहर निकालना काफ़ी ज़रूरी हो गया। इस स्थिति में जो रुपीज़, हमारी इंडियन करेंसी, रुपया हिंदी में कहते हैं और रुपीज़ इंग्लिश में कहते हैं, उसके वैल्यू को घटा दिया गया एट इंटरनेशनल मार्केट। और जुलाई 1991 में जो इंडियन करेंसी थी, जुलाई 1991 में इंडियन करेंसी रुपीज़, इसके वैल्यू को
डीवैल्यूएट कर दिया गया, वैल्यू को बढ़ा दिया गया, घटा दिया गया। और डीवैल्यूएट कितने परसेंट से किया गया? तो 20% से किया गया। इसको मैं आपको ऐसे समझाती हूँ। आप सपोज करो कि मान ले कि $1 इज इक्वल्स टू 100 रुपीज़ अगर है, तो जो डीवैल्यूएशन किया गया उसमें कुछ इस तरह से कर दिया गया कि $1 इज इक्वल्स टू 80 रुपीज़। यहाँ पे हमारे करेंसी का जो वैल्यू है वो क्या हो गया? घट गया। वैल्यू घट गया। इस स्थिति में वैल्यू जो है वो 100 की जगह पे $1 की जगह पे 80, ठीक है। तो ये वैल्यू जो घट गया, इसको इसलिए किया गया ताकि डिवैल्यूएशन की मदद से इंडिया में जो एक्सपोर्ट है उसको इनकरेज किया जा सके और जो इंपोर्ट है उसको घटाया जा सके। क्योंकि पैसे जा क्यों रहे थे? क्योंकि इकोनॉमी में इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा था। अब इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो पैसे भी ज़्यादा पे करने पड़ेंगे और एक्सपोर्ट हमारे देश में काफ़ी कम हो रहा था। अब एक्सपोर्ट कम हो रहा था तो पैसे आ कम रहे थे। इस स्थिति में इस डिवैल्यूएशन का सहारा लिया गया और इसका एम रखा गया कि इंपोर्ट को देश में घटाना है। क्योंकि कोई विदेशी हमारे देश में आकर अगर सामान बेचता है तो करेंसी के वैल्यू को कम करने से क्या होगा कि उसका जो प्रॉफिट है वो भी घटेगा। पहले जहाँ पे उसको 100 रुपये मिल रहे थे, मान लीजिए कि कोई वस्तु थी उसकी कीमत $1 थी तो उसको 100 रुपये मिलते थे अगर वो इंडिया में आके बेचता था। तो अब क्योंकि वैल्यू घटा दिया गया तो अब अगर वो सामान बेचता है तो उसको सिर्फ 80 रुपये मिलते। ऐसा इसलिए ताकि एक्सपोर्ट जो है वो कम से कम हो सके, हमारे देश का जो आउटफ्लो ज़्यादा हो रहा था वो घट सके और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो हमारे देश का कम जो था वो बढ़ सके और इनफ्लो हमारे देश में जो पैसे हैं वो क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा आ सके। क्योंकि अगर करेंसी का वैल्यू घट गया है तो अगर हम अपनी चीज़ों को विदेश में बेचेंगे तो वो कंपैरेटिवली अब सस्ती पड़ेगी बाहर के लोगों को, जिसकी वजह से वो लोग इंस्पायर्ड होंगे, अट्रैक्ट होंगे एज अ कंज्यूमर और एक्सपोर्ट हमारा बढ़ेगा, इंपोर्ट घटेगा। तो इस तरह से एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट के सिचुएशन को ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए हमारे देश में जुलाई 1991 अंडर द पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन जो इंडियन करेंसी है रुपीस, उसके वैल्यू को घटा दिया गया और ये 20% से किया गया था। मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल लेकर के बताया है, ये 100 रुपीज़ एंड 80 रुपीज़। दिस इज़ नॉट अ फिक्स्ड वैल्यू कि कितनी थी करेंसी और इतने से इतनी हो गई। मैं आपको यहाँ पे परसेंटेज समझा रही थी कि 20% से घटाया गया मतलब वैल्यू को इतना कम कर दिया गया। ओके। और इस तरह से ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी में एक बड़ा और इम्पॉर्टेंट स्टेप इंडियन इकोनॉमी में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अडॉप्ट किया गया ताकि इंडिया में जो फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति उत्पन्न हो गई थी ड्यू टू एडवर्स बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसको सुधारा जा सके। इसी के साथ हमारा ये स्टेप होता है ओवर और अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप को, जो कि ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी के तहत ही अडॉप्ट करी गई थी। Okay then. So the third step, that was convertibility of Indian rupees.
कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन करेंसी और यू कैन से इंडियन रुपीस। एक तो हमारे इंडियन करेंसी उसके वैल्यू को घटाया गया था और नेक्स्ट स्टेप में ये किया गया कि इंडियन करेंसी जो थी रुपया उसकी कन्वर्टिबिलिटी भी कर दी गई अकॉर्डिंग टू द नीड, उसकी कन्वर्टिबिलिटी कर दी गई। कन्वर्टिबिलिटी का मतलब हुआ कि इंडिया में जो इंडियन करेंसी है रुपया उसको पार्शियली कन्वर्ट कर दिया गया इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा विद द करेंसी ऑफ अदर कंट्रीज। मतलब देखिएगा, partial convertibility of rupees was allowed by the government in 1992 to 1993 budget and full convertibility of rupees was allowed in 1993 to 94 budget in the current account। 1992 से 1993 में जो बजट तैयार किया गया था इंडियन इकोनॉमी में, जो फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट प्रिपेयर किया जाता है, उस बजट में इंडियन करेंसी रुपीस की पार्शियल कन्वर्टिबिलिटी को अलाउ किया गया था कि हम इंडियन करेंसी को विद द करेंसी ऑफ अदर कंट्रीज कन्वर्ट कर सकते हैं बट पार्शियली। ये अलाउ किया गया था 1992 से 1993 में। उसके बाद 1993 से 1994 के बजट में जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में बजट तैयार किया गया तो इस बजट में रुपीस को फुल्ली कन्वर्ट करने की परमिशन दे दी गई इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। तो फुल कन्वर्टिबिलिटी भी अलाउड कर दी गई टाइम के साथ इंडियन करेंसी की कि हम इंडिया में जैसे क्या मतलब है कन्वर्टिबिलिटी का, तो इसका मतलब हो गया कि जो हम फॉरेन करेंसीज फॉरेन कंट्रीज में गुड्स एंड सर्विसेज का जो हम सेल करते हैं या जो परचेज करते हैं, अब मान लीजिए कि जैसे इंडिया और चाइना, कन्वर्टिबिलिटी का एग्जाम्पल मैं आपको बतला रही हूँ, जैसे इंडिया और चाइना, तो इंडिया की करेंसी जो है वो है रुपीस और चाइना की जो करेंसी है वो है युआन। अब करेंसीज जो है कंट्रीज की अलग अलग है, अकॉर्डिंग टू दैट करेंसी अलग है तो उनका वैल्यू भी अलग है। 1 युआन इज इक्वल्स टू जो इंडियन रुपीस है वो 1 रुपया ही नहीं है, बल्कि इंडियन रुपीस का वैल्यू अलग है 1 युआन के बदले में। अब इस स्थिति में चूंकि वैल्यूज अलग अलग हैं और अगर कोई इंडियन चाइना से कोई प्रोडक्ट परचेज करता है, मान लो कोई प्रोडक्ट हम चाइना से परचेज कर रहे हैं, तो हमको चाइना को क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। अब अगर इंडियन ने परचेज किया है तो इंडिया की करेंसी तो रुपीस है, तो क्या वो चाइना को रुपीस में पे करेंगे? पहले यही होता था, रुपीस में पेमेंट, जो कि ठीक तरीका नहीं था। और इस स्थिति में पेमेंट रिसीव करने का जो होल प्रोसेस हुआ करता था वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता था, जिसकी वजह से इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हमारे उतने ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं होते थे, ना ही उतने ज़्यादा सूटेबल एंड कन्वीनियंट हुआ करते थे। इसी प्रॉब्लम को रिड्यूस करते हुए इंडिया में इंडियन करेंसी को कन्वर्ट कर दिया गया विद द करेंसी ऑफ अदर कंट्रीज, जिसमें हुआ ये कि इंडियन इकोनॉमी वॉज अलाउड टू पे द पेमेंट टू द अदर कंट्रीज इन देयर ओन करेंसी। अब इस स्थिति में पहले क्या होता था कि इंडिया जो है वो चाइना को अगर पे करेगी तो इंडिया को पहले अपनी करेंसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा चाइनीज करेंसी में और तब जाकर के वो पे कर सकती थी। बट अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए ये हो गया कि इंडिया जो है वो उसकी करेंसी ही कन्वर्ट हो गई है, तो अगर हम रुपीस में पे कर भी देते हैं तो ऑटोमेटिकली वो कन्वर्ट होकर के चाइना को
उसकी उस कंट्री की करेंसी में पे हो जाएगा। इस तरह से इंडिया में इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, अगर लोन ले रखा है विदेशों से या विदेश में किसी व्यक्ति से, तो अगर उसको हमको पे करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इस तरह की सारी स्थिति में हमारी जो करेंसी है वो अलाउड हो चुकी है कन्वर्टिबिलिटी के मामले में, और हम अपनी खुद की करेंसी में किसी भी अदर कंट्री को पे कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी राहत इंडियन इकोनॉमी के एंटरप्रेन्योर्स को, बिजनेसमैन को मिली जब ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी में इस इम्पॉर्टेंट स्टेप को अडॉप्ट किया गया, दैट इज कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन करेंसी। दिस इज द थर्ड इम्पॉर्टेंट स्टेप जो कि ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी में इंडियन इकोनॉमी में अडॉप्ट करी गई थी। अब देख लेते हैं हम हमारे नेक्स्ट स्टेप को, जो कि है रिमूवल ऑफ कंट्रोल्स ऑन फॉरेन ट्रेड। ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी में एक इम्पॉर्टेंट स्टेप के तहत इस स्टेप को फॉलो किया गया, जिसमें इंडिया में विदेशी व्यापार के क्षेत्र पर जितने भी प्रतिबंध लगाए गए थे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, उन प्रतिबंध को, उन रिस्ट्रिक्शंस को, कंट्रोल्स को काफ़ी हद तक रिमूव कर दिया गया। एक 5 ईयर फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है इंडिया में अनाउंस करी गई, ताकि स्टैब्लिश किया जा सके इंडियन इकोनॉमी में ट्रेड के लिए एक नया फ्रेमवर्क, व्यापार करने के लिए एक नया गाइडलाइन इंडियन इकोनॉमी में स्टैब्लिश किया जा सके विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसको ध्यान में रखते हुए 5 ईयर्स, 5 सालों के लिए एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी का अडॉप्शन किया गया। इसके तहत इंडियन इकोनॉमी में जब न्यू पॉलिसीज का अडॉप्शन किया गया फॉर द फॉरेन ट्रेड, स्पेशली विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, देन इस नई पॉलिसी में पुराने ट्रेड पॉलिसी में जितने भी रिस्ट्रिक्शंस थे उन सबको ऑलमोस्ट हटा दिया गया। Almost all the restrictions has been removed in new trade policy. Open competition को बढ़ावा देते हुए नई विदेश या नई व्यापार नीति को अपना लिया गया, और इंडियन इकोनॉमी में जितने भी पुरानी ट्रेड पॉलिसीज़ में गुड्स रिलेटेड, ऑल सॉर्ट ऑफ गुड्स, हर तरह के गुड्स से रिलेटेड जो भी रिस्ट्रिक्शंस थे, उन सब को इंडियन इकोनॉमी पर काफ़ी हद तक लेटर ऑन, मतलब अंडर द पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इस नई पॉलिसी में, इस न्यू पॉलिसी में उन सारे रिस्ट्रिक्शंस को रिमूव कर दिया गया, जिससे इंडिया में रिमूवल हो जाने से रिस्ट्रिक्शंस जो कि फॉरेन ट्रेड पर लगाए गए थे, इससे क्या हुआ कि इंडियन इकोनॉमी में फॉरेन ट्रेड काफ़ी आसान हो गया, स्पेशली अदर कंट्रीज़ के साथ, और इस तरह से इंडिया को ग्लोबलाइज बनाने की कोशिश करी गई, और काफ़ी हद तक इसमें इंडियन इकोनॉमी, इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडियन पीपल सक्सेसफुल भी रहे। तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी रही इंडियन इकोनॉमी के लिए, इंडियन इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए, कि फॉरेन ट्रेड रिलेटेड जितनी भी पॉलिसीज़ थी पुरानी हटाकर
उसकी जगह पर नई पॉलिसीज को अडॉप्ट किया गया ताकि फॉरेन ट्रेड को काफ़ी हद तक बढ़ावा दिया जा सके। ये हो गई हमारी नेक्स्ट स्टेप। उसके बाद है हमारा अगला स्टेप मॉडिफिकेशंस ऑफ टैरिफ। टैरिफ के बारे में हम सबको पता है। टैरिफ इट इज अ टाइप ऑफ टैक्स बट इट इज नॉट अ टैक्स। टैरिफ इज अ ड्यूटी जो कि इम्पोज किया जाता है किस पे, तो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे। जब भी हम इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं उसके ऊपर जो भी ड्यूटी लगाई जाती है उसे हम टैरिफ कहते हैं। इस टैरिफ पे जो भी रिस्ट्रिक्शंस थे या जो भी टैरिफ के रेट बिफोर 1991 लगाए जा रहे थे इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, उसे ग्रेजुअली रिड्यूस कर दिया गया। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे लगने वाले टैरिफ एज वेल एज कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी इज अ टाइप ऑफ टैक्स जो कि इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे लगाया जाता है। तो टैरिफ, कस्टम ड्यूटीज, इन सबको धीरे धीरे समय के साथ ग्रेजुअली मतलब लगातार घटा दिया गया, हैज़ बीन रिड्यूस्ड। ऐसा इसलिए ताकि इंडिया में जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट है, टैरिफ को लगाने का पर्पस ये होता था कि इंपोर्ट को हम कंपैरेटिवली प्राइसी बनाना चाहते थे, महंगा बनाना चाहते हैं, और इसकी वजह से इंडिया में इंपोर्ट कम हो। तो इन्हीं सारे पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए इंडियन इकोनॉमी में टैरिफ या कस्टम ड्यूटी को इम्पोज किया जाता था। बाद में यानी कि 1991 में जब ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी का अडॉप्शन किया गया, तो अंडर द पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन इस रेट ऑफ टैरिफ एंड कस्टम ड्यूटी को घटा दिया गया। पर्पस ये रहा कि इंडिया में जो कंपटीशन है उसको बढ़ाया जा सके, ओवरऑल प्रतियोगिता हमारी अर्थव्यवस्था में इंक्रीज हो सके, ताकि इंपोर्ट जो है वो भी हो। जब विदेशी वस्तुएं हमारे देश में आएंगी तो डोमेस्टिक गुड्स के साथ उनका कंपटीशन होता और हमारे गुड्स की क्वालिटी सुधरती। इतना ही नहीं, कंपटीशन के साथ साथ इंटरनेशनल ट्रेड को बढ़ाने के लिए भी हमारे देश में रेट ऑफ टैरिफ एंड कस्टम ड्यूटी, all kind of duties which are imposed on export and import has been reduced। तो ये modifications, ये changes करे गए हमारी टैरिफ की पॉलिसीज़ में, जो कि पहले अलग थी, और ग्लोबलाइजेशन के तहत इंडियन इकोनॉमी को ग्लोबलाइज बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह की पॉलिसीज़ में बदलाव किए गए। ये भी एक महत्वपूर्ण परिवर्तन रहा ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी के तहत इंडियन इकोनॉमी में। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेप में हमारे इंडियन इकोनॉमी में जो टेक्नोलॉजिकल अग्रीमेंट्स होते थे और उनके जो इंपोर्ट होते थे, उनमें भी बदलाव किए गए, मॉडिफिकेशंस। on technological agreements। नाइनटीन 1991 की शुरुआत में इंडियन इकोनॉमी में कुछ इस तरह के रूल्स थे कि वहाँ पे देयर वर रिस्ट्रिक्शंस फॉर हायरिंग फॉरेन टेक्नोलॉजी और फॉरेन टेक्निक्स। मतलब
कह सकते हैं आप कि 1991 तक इंडिया में इस तरह के रूल्स थे कि अगर आप किसी भी क्षेत्र में विदेशी तकनीक, फॉरेन टेक्नोलॉजी या फॉरेन टेक्निक तरीके का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके ऊपर काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्शंस इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लगाए गए थे। अकॉर्डिंग टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जितने भी फॉरेन कोलैबोरेशंस रहे कंसर्निंग हायर टेक्नोलॉजी, उन सबको इंडियन इकोनॉमी में काफ़ी हद तक ईजी कर दिया गया। मतलब 1991 में जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी अडॉप्ट करी गई, मतलब हम जिसको डिस्कस कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन, तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत इंडियन इकोनॉमी में ये किया गया कि विदेशी फॉरेन कोलैबोरेशन इन द सेंस ऑफ अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी, इसको काफ़ी हद तक इजी कर दिया गया, नॉर्मलाइज कर दिया गया। पहले जिस पर काफ़ी हद तक रिस्ट्रिक्शंस हुआ करते थे उसे काफ़ी हद तक घटाया गया और इंडिया में जो भी फॉरेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अग्रीमेंट्स बनाने पड़ते थे, टेक्निक से रिलेटेड अग्रीमेंट्स बनाते हुए गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने पड़ते थे, उस अग्रीमेंट्स को रिमूव करते हुए इंडियन इकोनॉमी में इस तरह के रूल्स बना दिए गए न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत, न्यू पॉलिसीज़ के तहत, कि अब इंडियन इकोनॉमी में कोई ज़रूरत नहीं है, नो नीड टू टेक परमिशन, आपको परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप इजीली इंडियन इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक बदलाव किया गया। बिफोर 1991 सिचुएशन वॉज completely different and after the adoption of new economic policy इंडिया में इस बात को अलाउ कर दिया गया कि हम आसानी से विदेशी तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं डोमेस्टिकली डेवलप होने के लिए और अपने आप को टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के स्टेट में पहुंचाने के लिए। तो ये हमारा नेक्स्ट और लास्ट स्टेप आप कह सकते हैं जिसको ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी में अपनाया गया। इसी के साथ हमारे जितने भी स्टेप्स ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी में अडॉप्ट करे गए वो होते हैं कंप्लीट। और ये हमारा जो टॉपिक चल रहा था मॉडिफिकेशंस के साथ साथ, मॉडिफिकेशंस ऑन टेक्नोलॉजिकल अग्रीमेंट वाले पॉइंट के साथ साथ, जो ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी के अंदर हमने जो टॉपिक शुरू करा था मेजर्स अंडरटेकन अंडर ग्लोबलाइजेशन, ये कंप्लीट होता है। अब हमें इसके आगे जानना है कि ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी जो अपनाई गई या इंडिया को एज अ आउटकम ही लिबरलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन के तहत जो ग्लोबलाइज किया गया, ऐसा करने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ा, अच्छे में कौन कौन से पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े एंड बुरे में क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, इसको अब हम डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। तो अगली क्लास का टॉपिक हो जाएगा पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी। थैंक यू।